नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देते हैं, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं उसकी मैं डिटेल में आपके साथ प्रिपरेशन करता हूँ, जिससे क्या हो, टॉपिक समझने में आसानी हो और आपको याद रखने में भी आसानी हो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और जरूर पढ़ने पे मैं आपको चार्ट और फिगर के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ताकि वो चीज आपको याद हो जाए अच्छे से। और यदि आप द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी आईएएस लाइफस्टाइल की वेबसाइट IASLifestyle.com पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस के डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे हुई है उसका इवोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। तो चर्चा करते हैं आज के डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो जो सबसे पहला टॉपिक है एडिटोरियल के अंदर वो है ऑफसेट पॉलिसी। क्या है ऑफसेट पॉलिसी, कैसे इम्पैक्ट होगा इसका मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भर इंडिया में, और इससे जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे कैसे बदलाव आ सकता है, वहां पे कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है वो आगे बढ़ सकती है, इंडिया का खुद का जो ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने का सपना है वो कैसे साकार हो सकता है, उसी पे सारी चीज बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए ऑफसेट पॉलिसी होती है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ऑफसेट पॉलिसी के बारे में। ऑफसेट पॉलिसी ऐसा नहीं है भारत की है, सभी कंट्रियों की होती है। ठीक है, और जो डील करता है यानी जो बेच रहा है और जो खरीदता है, ठीक है, जो ले रहा है, परचेस कर रहा है, उन दोनों के लिए होते हैं। सबसे पहले समझिए, जो कोई भी देश रहेगा उसको अपने डिफेंस के लिए अपने डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, ठीक है, मिसाइल्स चाहिए, तोपे चाहिए, सब कुछ चाहिए। यदि वो कंट्री कैपेबल है, जैसे हम अमेरिका रसिया की बात करें कि जो अपने खुद से बना सकती है, ठीक है, ऐसी काफी कंट्री है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दो तीन एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन ऐसे काफी कम कम कंट्री है जो अपना खुद का जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो खुद बनाती है। ऐसे भारत भी है, वो भी बनाती है, ठीक है, लेकिन उनको जो स्तर का चाहिए, जो स्तर की क्वालिटी चाहिए, जिसका अच्छा सा प्रेजेंस हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए यदि वो कैपेबल नहीं, अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो कैपेबल नहीं, तो वो दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, उन जो लड़ाकू विमान होते हैं, ठीक है, वो खरीदते हैं। विमान नहीं, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जो जरूरी है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जरूरी है, तोपे है, जैसे बोफोस तोपे आपने सुना होगा, ठीक है, काफी चर्चा में रहा था। सेम अपना ये राफेल है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी उनसे खरीदते हैं। अब खरीदते टाइम क्या होता है, उनका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक एग्रीमेंट में एक टॉपिक होता है ऑफसेट पॉलिसी। ये क्या होता है वो समझिए, कि भाई मान लो उनके साथ कोई डील हुई, ठीक है, डील आपको पता होगी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, छोटी नहीं होती है। तो उसका कुछ परसेंटेज, अब कितना परसेंटेज होगा वो पॉलिसी के अंदर मेंशन होगा, कंट्री कंट्री पे और डील डील पे डिपेंड रहता है। तो जो कंट्री उसको बेच रही है, ठीक है, जो कंट्री यानी उस कंट्री के जो भी कोई एरोस्पेस इंडस्ट्री है जिन्होंने उसको टेक्नोलॉजी को बनाया है, डेवलप किया है, और उसके साथ जुड़ी हुई टेक्निक उनको पता है, तो वो कंट्री, जो भी लेने वाली कंट्री है, उस कंट्री के अंदर उस परसेंटेज के अनुसार या तो अपनी कोई ब्रांच ओपन करेगी, ठीक है, जिससे क्या हो कि भाई इन इन जो इक्विपमेंट लिए है, तो वहां पे कभी अगर मरम्मत की जरूरत हुई या उसमें कोई चेंजेस की आवश्यकता हुई, तो वहां पे वो कर सकते हैं। या तो दूसरी कंडीशन, कि वो उसी अमाउंट के कुछ टेक्नोलॉजी वहां की जो लोकल कंपनी है, ठीक है, जो उस कंट्री की डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है, उसको टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसके लिए उसको ट्रेन कर देंगे, उसके लिए उसको पूरा इक्विप कर देंगे, ठीक है, ताकि इस जो भी कोई टेक्नोलॉजी खरीदेगी उसका रख रखाव, उसमें कोई चेंजेस कर सक कर सके, और भी कोई जरूरत हो तो उससे कर सके, और आगे जाके ये खुद जब एक्सपर्ट हो जाए तो ये खुद से अपने यही टेक्नोलॉजी वाले जो इक्विपमेंट है वो खुद से बना सके। अब दोनों कंडीशन में देखिए, जो पहली कंडीशन है वहां पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, हो सकता है वो अपनी कंट्री में अच्छे से एस्टेब्लिश हो, लेकिन वो जिस कंट्री को भी ये इक्विपमेंट बेच रही है वो वहां पे
अपनी ब्रांचेस खोलने की ट्राई नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी ब्रांचेस वहां पे खोलते हैं तो उसका उसमें ज्यादा खर्चा आता है कंपेरेटिवली। जो दूसरी है कि भाई वहां पे जो भी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, दूसरी कोई एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसको टेक्नोलॉजी दे देते हैं, ठीक है, उसके लिए उसको ट्रेन कर देते हैं, उसको प्रॉपर इक्विप कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका खर्च कम होता है, ठीक है, और एक बार ये दे दिया तो फिर अपना काम यहाँ पे पॉलिसी का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ गए ऑफसेट पॉलिसी क्या है? ऑफसेट पॉलिसी यानी कोई भी डील में जहां पे भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, वो जितनी भी डील हो उसके कुछ परसेंटेज के या तो इतने पार्ट्स या टेक्नोलॉजी देनी होगी, या तो उनको खुद को उस कंट्री में अपना एक यूनिट ओपन करना होगा। यूनिट ओपन करने में ज्यादातर जो कंपनियां होती है वो ट्राई नहीं करती, वो क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो उसी कंट्री की दूसरी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है उसको दे देते हैं, उसको ट्रेन कर देते हैं और उसको अच्छे से कैसे ऑपरेट करना है वो सारी चीजें बता सकते हैं। अभी इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि वो जो कंपनी होती है, जो डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं जिस कंट्री की, तो वहां पे वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये सारी चीजें बेस्ड होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। यदि वो टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई, उनको अच्छे से वो ट्रेन हो गया, उनका काम अच्छा हो गया, तो आगे जाके भविष्य में वो भी इसी प्रकार के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट है वो अपनी कंट्री में बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको अगली बार अगर इसी टेक्नोलॉजी के जो एयरक्राफ्ट है उसकी जरूरत पड़ती है, तो उनको वही देश के पास जाना पड़ेगा नहीं, वो खुद से ही अपने लिए ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने लगेंगे, ठीक है। समझ सकते हैं इससे क्या होता है, इससे जो लोकल एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, वह हो सकता था इंडिया में पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हालांकि जिस कंट्री के साथ डील की गई थी उन्होंने ऑफसेट पॉलिसी के अंदर जो टेक्नोलॉजी और जो इक्विपमेंट प्रदान किए, टेक्नोलॉजी बताई, उससे क्या हुआ, उससे वो अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो डेवलप हो गई। उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहां पे जो लोग कार्य करते थे वो कैपेबल हो गए उस तरह की क्वालिटी के जो भी कोई डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाने के लिए, तो भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब चर्चा में क्यों है वो मैं समझाता हूँ। अभी पिछले महीने ही हमने जो केक है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने ऑफसेट पॉलिसी को लेके जो बात बताई थी, ठीक है, कि गवर्नमेंट अभी जो ऑफसेट पॉलिसी है उसको डाइल्यूशन करती है। डाइल्यूशन कैसे करती है वो टॉपिक में आपको बता देता हूँ तो समझ जाएंगे आप। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए वही हाईलाइट की है कि भाई जो दूसरे जो कंडीशन रहती है, ठीक है, कि भाई जिसमें वो टेक्नोलॉजी है वो लोकल जो घरेलू कोई भी कंट्री होगी, ठीक है, उनको दे देंगे, तो उससे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो फैसिलिटी है उससे जो भी कंट्री को देते हैं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घरेलू, घरेलू जो कंपनी होती है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आगे जाके फ्यूचर में यही जो घरेलू कंपनी है, ठीक है, वो अपने से खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे दो काम, एक तो मैंने बता दिया, अपने से खुद की जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे, और सेम इसी प्रकार से यदि किसी हमारे नेबर कंट्री को भी उसकी आवश्यकता है तो अभी इंडिया उनको ऐसे एयरक्राफ्ट बेच सकता है, तो वो दोनों प्रकार के फायदे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूशन क्या किया गया वो समझिए, तो गवर्नमेंट ने इसका आंसर दिया है, गवर्नमेंट ने अभी यानी करंट गवर्नमेंट ने, कि डाइल्यूशन का काम क्या है। डाइल्यूशन यानी क्या किया है कि जो एग्रीमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, जब कभी भी दो कंट्री के बीच में ऐसे कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और एमओयू साइन होता है। जब एमओयू साइन होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसमें ऑफसेट पॉलिसी होती है कि कितने परसेंटेज उनको देने होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना क्या है, जो काग के रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया है, वो है कि अभी हम किसी भी डील के अंदर, ध्यान से समझिएगा, इसको डाइल्यूशन क्यों किया गया, इसका इकोनॉमिकल ये आंसर है, आप ऐसे यानी आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट इसको डाइल्यूशन पे क्यों फोकस कर रहा है। उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी कंट्री के साथ यदि कोई डिफेंस डील करते हैं, ठीक है, और उसमें हम ऑफसेट पॉलिसी रखते हैं, ऑफसेट पॉलिसी क्लोज रखते हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। यानी समझिए कि भाई मान लो कि पहले मैं 100 रुपए के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, आगे पीछे करोड़ों लाखों की बात नहीं करेंगे। मान लो कि भाई किसी एक इक्विपमेंट के लिए 100 रुपए के हिसाब से उसकी डील हो सकती है, ठीक है, लेकिन यदि हम उसमें ऑफसेट पॉलिसी लगा दें तो या तो वो 200 हो जाएगी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड रहता है कौन सी डील है, वो किस प्रकार की डील है, छोटी है बड़ी है, और कितना कंट्री का क्या रिलेशन है उसके ऊपर। तो यदि हम ऑफसेट पॉलिसी नहीं रखते हैं
तो वही चीज, वही डील हमको 100 रुपए में खत्म हो जाती है, जो अभी हमारे लिए जरूरी है, ताकि कम खर्च करके हम जो अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट है वो हम अर्जित कर ले। इससे क्या होता है कि भाई हमको अभी कम पैसा देना पड़ता है, और इकोनॉमी में पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है। कौन सी डील कितने में हुई, जैसे हमने बीच में देखा था कि जो इसराइल की एक कंपनी थी, उसी अभी जो हमने खरीदे, उससे जो खरीदे थे उससे 3 गुना महंगे थे, और वो उससे पहले खरीदे गए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का आप ये जवाब समझ सकते हैं, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो उसका रीजन इस प्रकार से है कि भाई वहां पे ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार जो टेक्नोलॉजी देने थी, उससे इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो भी कोई टेक्नोलॉजी होता है, आपने देखा होगा काफी सारे रोबोट मूवी यदि आपने देखी होगी या दूसरी कोई मूवी देखी होगी, टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वहां पे उसका प्रिंसिपल, उसको आईपी आईपी कहते हैं। और आईपी थ्रेट आपने काफी सुना भी होगा, यानी किसी भी जो एक यूनिक सी चीज चल रही है। मैं आपको टिकटॉक का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। टिकटॉक एप्लीकेशन था, वो अच्छे से चल रहा था, ठीक है। अब टिकटॉक की जो बनावट होती है, उसकी एक सिक्योरिटी होती है, यदि वो सब लोग जानने लगे, ठीक है, तो सेम प्रकार के उसी प्रकार के एप्लीकेशन आ जाएंगे दूसरे, जैसे आपने इंस्टाग्राम में रील्स देखा होगा, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज है, वो खुद कंपनी जानती है कि यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी यदि हम किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे सकते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो उससे वो सीख के उसी प्रकार की जो इक्विपमेंट है वो बनाने लगेगी, तो अपनी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो वो लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने जो ऑफसेट पॉलिसी है उसको डाइल्यूशन किया है। क्लियर है सभी को? अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इसमें डिटेल में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे इस टॉपिक की बात करें, एक टॉपिक बेस है जो श्रीलंका के स्पिनर बॉलर है, आपने नाम तो सुना ही होगा, मुथैया मुरलीधरन जी है। उनकी एक बायोपिक बन रही है जिसमें हीरो है विजय जी, ठीक है। उनकी पिक्चर को अभी से क्या किया जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, अभी से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसको रोका जा रहा है। तो अपने काम का नहीं है, लेकिन आपको बड़ी बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। तो उसी में, यदि आप साउथ से तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बाकी नॉर्थ वालों को मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जब तक मूवी रिलीज नहीं होती है तब तक आप उसके बारे में क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हो, क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, आप देखो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, उससे पहले करने का क्या फायदा, ठीक है। तो एक प्रकार की ये कंट्रोवर्शियल है, तो आई है न्यूज में। फिर यहाँ पे एक आई है न्यूज, वो है हमारे जो इंडिया के इनोवेशन है उसके ऊपर, उसका जो पोटेंशियल है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी चीजें थियोरेटिकल फॉर्म में दी गई है, तो हम इस चीज को, वैसे तो ये डिबेट का ही टॉपिक है और डिबेट से जुड़ी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई, लेकिन इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको नकार नहीं सकते। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया की जो इनोवेशन है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको मैचअप ना कर पाओ, जो भी ग्लोबल रिक्वायरमेंट है या कोई नेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मैचअप ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई अपनी इंडिया की जितनी भी जो ये रिसर्च एंड इनोवेशन जो टीम होती है, ठीक है, उस टीम के डिपार्टमेंट को या लोगों को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए या काम करने के लिए कुछ भी फंडिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना फंडिंग या बिना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको उस चीज के लिए क्या करना होगा कि भाई आपको इस चीज के लिए थोड़ा उस पे भरोसा करना होगा, उसके लिए वेट करना होगा, इनोवेशन और जो रिसर्च है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी करना होगा और डेप्थ की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इंडिया जो टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन है वो कर नहीं सकता है। इंडिया एक खुद एक बड़ा मार्केट है, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी यदि इंडिया में आती है तो उसका ग्लोबली भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी की आविष्कार हो तो उसकी जरूरत यदि ग्लोबली है तो हम नहीं मैचअप कर सकते, हम कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब यूएसबी की बात आई है। यूएसबी आप सभी को पता होगा, मैं यूएसबी बोल रहा हूँ, आज किसी को भी कुछ नया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसमें समझिए ये यूएसबी है क्या, यूएसबी किस चीज पे डिपेंडेंट है वो आप समझिए। तो यूएसबी आपको पता होगा, मोबाइल के चार्जर से लेके आपके माउस के पिन से लेके सब जगह पे यूएसबी है। इसका इनोवेशन इंडिया में हुआ था, ठीक है, किसने किया था वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की जरूरत सभी को थी, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो पूरी हिल गई थी। तो इस प्रकार से कोई भी यदि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है कि भाई जिससे जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें कोई भी बदलाव हो सकता है, तो
ये जरूरी होता है। और इससे क्या होता है, इससे जो भी कोई इनोवेशन वाली जो भी व्यक्ति होते हैं उसके लिए तो फायदा होता ही है, उस कंपनी के लिए भी फायदा होता है, डोमेस्टिकली भी फायदा होता है, नेशनली फायदा होता है और इंटरनेशनली भी होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनको लेने के लिए उनका जो भी कोई राइट या पैसे की जो भी बात होगी वो उनको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीजों को बताया गया है कि भाई टेक्नोलॉजी ले जो इनोवेशन है उसके लिए इंडिया रेडी है। ठीक है, लेकिन इंडिया को अपने जो भी पोटेंशियल लोग हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते रहते हैं उस पर थोड़ा भरोसा रखना होगा, उसको टाइम देना होगा। काफी सारे ऐसे जो यहाँ पे जाम ट्रिनिटी है, ठीक है, वैभव समिट है, आप देख सकते हैं सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, एक से बाद एक सबसे महत्वपूर्ण। फिर ये मैप माई इंडिया जहाँ पे आप अपना घर जो है वो मैपिंग कर सकते हो। सेम प्रकार से सेतु, सेतु आप सभी को पता होगा। और येलो, येलो सबसे महत्वपूर्ण, नेट बैंकिंग में येलो आप इस्तेमाल नहीं करें तो आप इसका देख लीजिए। और सबसे अगत्य का है ये निरामयी। ठीक है, जो कि क्या है, एक थर्मल इमेजिनेशन है जिसमें जो भी कोई ब्रेस्ट कैंसर का यदि कोई पेशेंट है या अर्ली स्टेज में है उसको आइडेंटिफाई कराया जा सकता है। तो ये सारे ऐसे इनोवेशन है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो ग्लोबली इसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में रिसर्च हुआ और बाहर इसकी जरूरत है तो वहां पे भी जाते हैं। और एक तो चीज हो गया फंडिंग, दूसरा चीज है कि ऐसे सब कार्य करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे स्टेप भी लिए जा रहे हैं और उनको इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ये पूरा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बारी बारी से हर एक चीज है, हर एक इंस्टीट्यूट है इस, और सभी सभी जो यहाँ पे दिए गए वो सभी महत्वपूर्ण है, आपको सभी पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, फिर ट्राई है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। स्पेशली एक बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग, आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसी पे यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, काफी सारे पॉइंट है, यदि हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करें तो 10-10 15-15 मिनट पे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो पढ़ लीजिए अपने से जितने भी यहाँ पे दिए गए करंट में जो भी कोई चीज चर्चा में होती है वो आपको अच्छे से देख लेनी है, ताकि यदि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, क्योंकि करंट में जो योजना चलती है, जो स्कीम चलती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे एक और भी मुद्दा आया है जो कि महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है कैलाशोरम जो इको क्लियरेंस है, इको क्लियरेंस वायल, इको क्लियरेंस जो दिया गया है इसके द्वारा, जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो वायोलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है एनजीटी ने। ठीक है, एनजीटी ने क्यों कहा है आप समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैलाशोरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट है तेलंगाना में। तेलंगाना में गोदावरी रिवर पे, खास याद रखना है। ठीक है, अपने लिए जब कभी भी करंट में कोई भी न्यूज आती है तो उस न्यूज से जुड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले आपको जियोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए। इसके आसपास में कोई भी और भी कोई महत्वपूर्ण है तो वो भी जियोग्राफिकल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तेलंगाना में है कैलाशवरम, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो काम करेगा वहाँ के जो वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, उसको लेके काफी वहाँ पे वाटर की समस्या काफी है, वहाँ पे ड्रोट की समस्या रहती है। ठीक है, तो उसको मैचअप करने के लिए ये इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। अभी यहाँ पे किया क्या गया कि जो भी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो उनके हिसाब से ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको क्लियरेंस दे दिया। तो एनजीटी ने क्या कहा कि भाई आप देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को आप अपनी नीड के अनुसार, ठीक है, आप अपनी जरूरतों के अनुसार यदि एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना आप उसको अलो कर लेते, ठीक है, यहाँ पे एक चीज हाईलाइट की गई है वो है पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो यानी क्या, यानी मान लो कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट के लिए यदि एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है तो ठीक है, वो बाद में भी पोस्ट फैक्टो यानी आपको आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको जरूरत मिलेगी तो आप उसके लिए क्या कर दे, अप्लाई कर दे, उसके बाद भी आप उसको लाइसेंस या जो भी कोई कंपाई उसको कंप्लाई करना रहता है कि भाई हमारे पास ये क्लियरेंस के लिए जो भी है वो डेटा या सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। अभी हम आपको क्या दे देते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोजेक्ट में क्या कहा गया कि भाई जब कभी भी ऐसे स्टेट के लिए मल्टी प्रोजेक्ट में यदि आप अपने से ही क्लियरेंस दे दोगे बिना किसी
एनवायरमेंट क्लियरेंस के, तो आगे जाके फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किस प्रकार से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो वहाँ पे जो एरिया, लैंड एरिया है, और वहाँ पे ये बनाने के लिए जितना भी पेड़ पेड़ काटने पड़ेंगे या दूसरी कोई चीजें करनी पड़ेगी, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो देख लेना चाहिए, ठीक है। सेम सेम उसी प्रकार से हमने देखा था कि भाई गवर्नमेंट है, मैंने आपसे काफी बार डिस्कस किए दो चीज, 2E के बारे में, कि भाई अभी इंडिया यदि एनवायरमेंट और इकोनॉमी में यदि किसी को चुनना है, तो गवर्नमेंट का फोकस अभी इकोनॉमी, एनवायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोगों को जॉब मिले, लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। एनवायरमेंट की बात आएगी तो बाद में लिख लेंगे, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे नहीं, ठीक है। ये सब चीजें फोकस होती है गवर्नमेंट, उसका भी सही है, क्योंकि यदि एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से कोई कंपनी नहीं खुल पाती, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी इसमें डिटेल में बात की हुई है कि यदि एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए यदि कंपनी खुल नहीं पाती, तो कंपनी खुलेगी नहीं, तो वहां पे मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, ठीक है, और बेरोजगारी बढ़ेगी। उस प्रकार से इस चीज को देखा जाएगा, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर भी आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसको भी पोस्ट फैक्टो बना दिया था। पोस्ट फैक्टो यानी कि भाई आपको यदि इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आप कर सकते हैं, आप अपना कार्य करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लाइसेंस है वो आप बाद में भी ले सकते हैं। ये सामने कहाँ देखा था, ये सामने विशाखापट्टनम केस में देखा था, जहाँ पे जो बॉयलर है वहां पे स्टर्लिंग गैस जो रिलीज हुई थी, ठीक है, उसमें उनके पास लाइसेंस ना होते हुए भी जो उनको बोल दिया गया था कि भाई अभी आप उसके लिए अप्लाई कर दो और अपना कार्य फिर से शुरू कर दो, कंपनी को कुछ नहीं हुआ है। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो कि यदि जो एनजीटी है वो अपने से सख्त कदम लेके उस कंपनी को बैन कर दे, बंद कर दे, ठीक है, फिर क्या होगा, वहां पे जो दूसरे लोग ऑलरेडी जो कार्य कर रहे हैं, जिस डिपेंडेंट है पूरी जो सप्लाई सिस्टम यह है, तो वो सभी बेरोजगार हो जाए। ये कंपनी बंद नहीं होती है, वो मान लो उसके ऊपर जितने भी परिवार डिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता खाली इंजीनियर ही होते हैं, टेक्नीशियन ही होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ही होते हैं, वर्कर ही होते हैं, सब कुछ होते हैं, एक इंडस्ट्री पे पूरा कुछ चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सभी को काम मिलता है, तो वो बंद हो जाएगा। तो कंपनी के अनुसार ये जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, ताकि कंपनी को जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिल जाए, और जो भी ऐसे एनवायरमेंट क्लियरेंस होना चाहिए उसके लिए वहां पे भी पोस्ट फैक्टो दे दिया गया था। तो हमने वहां पे भी, मैंने आपसे सारी जो ये डिटेल है वो डिटेल में डिस्कस की गई, ठीक है। यानी एनजीटी का रोल अभी हमने थोड़े समय पहले ही देखा, उसको 10 साल खत्म होने का है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके जितना भी करना चाहिए वो कर रही है। लेकिन इस प्रकार के यदि कार्य होते हैं तो एनजीटी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं इतना मायने नहीं रखता, ऐसी चीजें सामने आ सकती है कि भाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो तो उसको क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए एनजीटी के जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसके लिए राह नहीं देखी जा रही। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वहां पे आप ये चीज लिख सकते हैं, जो विशाखापट्टनम वाला स्टेरिंग गैस वाला जो इंसिडेंट है वो भी आप लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण। और याद रखिए, करंट में मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपके आंसर में जो भी कोई एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है, जो आपके आंसर को अच्छे से डिफाइन करता हो, तो आपके लिए फायदेमंद है। इससे आपको क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है मार्क्स का, ठीक है। और यही करना है यूपीएससी में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिखो, इससे यदि आप आपके टॉपिक का जस्टिफिकेशन आधे से 1 मार्क्स बढ़ जाता है तो आपके लिए इनफ है। एक एक क्वेश्चन पे यदि आधा और 1 मार्क्स बढ़ता है तो आपके लिए वो फायदेमंद ही है। अभी बात करते हैं फेलुदा टेस्ट के बारे में। फेलुदा है लेकिन इसको फालूदा बोलते हैं, ठीक है। फालूदा क्यों बोलते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज अपने दिमाग में ज्यादा रहती है, तो फेलुदा, अब फेलुदा भी बोल सकते हैं, फालूदा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। फेलुदा टेस्ट क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम इससे पहले जब फेलुदा टेस्ट की बात आई थी, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि फेलुदा का कोई फुल, हाँ फेलुदा का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म हमने देखा था, लेकिन फेलुदा ही क्यों रखा गया है उस पे हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, FNCA-S9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एस है, ठीक है। फेलुदा के ऊपर ये फुल फॉर्म है, बराबर, ये फेलुदा का ही फुल फॉर्म है। और फेलुदा नाम रखा क्यों गया है, फेलुदा क्यों बोला जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं फेलुदा यानी पूरे बॉडी से स्वेब लेंगे, ऐसा नहीं। समझिए ध्यान से कि भाई जो फेलुदा टेस्ट है वो CSIR
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई है। उसको कमर्शियलाइज करने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो टाटा सन्स प्रोवाइड करेगा। इससे इससे क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी है वो अपने पास आराम से आ जाएगी। अब फायदे क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे इससे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है, फिर पता चल जाए। सबसे पहले टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया जाएगा वो कहाँ से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा नस्ल स्वैब से। यानी आपने देखा होगा कि भाई वो जो सली होती है वो नाक के अंदर डालते हैं, ठीक है, वो नसल कैविटी है, वहां से स्वैब लिया जाएगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उससे फास्ट है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उससे फास्ट है। देखिए यहाँ पे फिल्म्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको ये फेलुदा टेस्ट दे दे, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद आने वाला है, तो शायद आप तब तक तो भूल भी जाओ कितने टेस्ट है, कहाँ से सैंपल लेते हैं, ठीक है। गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट से फास्ट है। आरटीपीसीआर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है, उससे इकोनॉमिक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए, अभी जो कोरोना के लिए टेस्ट होते हैं, जो हम आपको पता होगा एक रैपिड टेस्ट होता है, ठीक है। रैपिड टेस्ट में क्या होता है, वहां पे सेम जो नसल स्वेब लेते हैं उसको डालते हैं, ठीक है, तो 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। वहां पे क्या चेक होता है, वहां पे एंटीबॉडी चेक होती है, आईजीजी और आईजीएम। यदि वो एंटीबॉडी टेस्ट में 2 लाइनें आ जाती है तो आप कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन वहां पे भी एक्यूरेसी नहीं है, क्यों वो मैं बता देता हूँ। यदि किसी कारणवश आपको सर्दी खांसी नॉर्मल कोई भी फ्लू इन्फेक्शन लगा है, तब भी रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। जरूरी नहीं है कि कोरोना प्रेजेंट हो। वो हमने देखा था कि काफी सारे ऐसे सर्दी जुकाम वाले भी पेशेंट थे जिनको कोरोना नहीं था, लेकिन उन्होंने रैपिड टेस्ट किया और रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उसी वजह से क्या होता है कि भाई उनको कोरोना ऐसा बता दिया जाता है। हालांकि दूसरी कंडीशन ये भी है कि यदि आपने अभी रैपिड टेस्ट करो और वो पॉजिटिव आया और अब दूसरी जगह पे वही टेस्ट करो, ठीक है, वो इकोनॉमिक है, तो हो सकता है एक जगह पे पॉजिटिव आया तो दूसरी जगह पे नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं है। दूसरी चीज आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, तो ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो ये कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस है, वहां पे आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इसके सैंपल, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा, फिर उस टेस्ट को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है, और इसकी भी एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, इसमें या तो मशीन एरर आ सकती है या ह्यूमन एरर आ सकती है, सैंपलिंग भी अच्छे से होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने काफी सारा डिटेल में मैंने आपको चीजें बताई है। तो अभी बात कर लेते हैं फेलुदा टेस्ट की। सैंपल कहाँ पे लिया जाएगा, नसल स्वेब के अंदर ही, जैसे नाक में से सैंपल लेते हैं उसी प्रकार से लिया जाएगा। इस सैंपल लेने में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बेस है क्रिस्पर केस 9, जो हमने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज वाले जो मेथड देखी थी, सेम मेथड। रिजल्ट कितने टाइम में आएगा, रिजल्ट आएगा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, मेन चीज है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेस है जो क्रिस्पर-केस9 की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्रिस्पर-केस9 का मैंने आपको बताया था कि भाई जो डीएनए होते हैं उनके जीन एडिटिंग के लिए टेक्नोलॉजी उपयोगी है, ये काम करेगी सीजर की तरह, ठीक है, कैंची की तरह। तो इसमें क्या किया गया है कि कोरोना वायरस के जो वायरस है उसका डीएनए जीन की एक सीक्वेंस बना ली जाती है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा भाई, जो भी नस्ल स्वेब लिया जाएगा उसमें क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके टूल्स का उपयोग करके कि भाई इसमें कोरोना वायरस के जो जीन है, ठीक है, उसकी कोई सीक्वेंसिंग मिलती है कि नहीं मिलती, डीएनए जो सीक्वेंस है वो मिलती है कि नहीं मिलती। यदि मिलती है तो मान लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन इसको हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो किसी भी कोरोना वायरस की जो डीएन की सीक्वेंस, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है वो दूसरे वायरस के सेम नहीं हो सकती। यदि वो आइडेंटिफाई कर लेता है, जो क्रिस्पर केस9 टेक्नोलॉजी के ऊपर जो टूल्स बेस्ड होते हैं, तो कंफर्म कर लिया जाता है कि इसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, कंपेरेटिवली दूसरे। और दूसरा ये सस्ता भी है कंपेरेटिवली आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के कंपेरिजन में। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो सभी लोग कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि भाई मान लो जो आरटीपीसीआर किया भी जाए, यदि नेगेटिव भी है तब भी क्या करते हैं, ये प्राइवेट लेबोरेटरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो अपने से ही रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट बढ़ जाएगा। मान लो किसी भी एक परिवार में एक व्यक्ति को यदि आप कोरोना ग्रसित कह देते हो, ठीक है, कोरोना ग्रसित तो उसको बता देते हो, तो उसके बाकी के परिवार या रिश्तेदार जिससे वो मिला
वो भी अपना टेस्ट वहीं पे करवाने जाएंगे, तो उनके लिए फायदा हो जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट खुद से कर नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सारे जगह पे पहुंच सके, हर जगह पे पहुंच सके और हर व्यक्ति का कर सके, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो उनको जो प्राइवेट ऐसे लेबोरेटरीज है उसके साथ टाइप करना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपको ये सारी टेस्ट है वो पता होना चाहिए। रैपिड टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, फेलुदा टेस्ट, ठीक है, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट, कौन कौन सी जगह पे कहाँ पे सैंपलिंग किया जाता है, कौन कॉस्टली है, कौन इकोनॉमिक है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस है, वहां पे एंटीजन। देखिए यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है ये टेस्ट किया जाता है एंटीजन के ऊपर, ठीक है। और रैपिड टेस्ट में होता है एंटीबॉडी। वो खास डिफरेंस याद रखें, एंटीजन यानी क्या, यानी फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी की नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन, जो बाहर से अपनी बॉडी में आई है। तो ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। जो रैपिड टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी उस पर टेस्ट होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें होती है, ये आपको घुमा फिरा के रख दे, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट को इतना भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए तकलीफ दे सकता है। तो यही सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आज के लिए इतना ही, जो महत्वपूर्ण है वही चर्चा मैंने आपसे डिटेल में की गई है। तो अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, जितने भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर से दीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।